भरत भैया डेली का है ये। हाँ जी, अब बस, अब आप इस सदमे से बाहर आ जाइए कि हाँ मैं ही खड़ी हूं। तो आपके पास नहीं आ पा रहे तो बाहर जाइए। मैंने आते ही आपको ये बात बोली थी, जिसको नहीं सहन हो रहा है तुरंत निकलो बाहर। मुझे आज फ्लो चार्ट कंप्लीट करके कुछ नया भी बात करनी है। जिसको भी किसी भी प्रकार की परेशानी है बेटा प्लीज चले जाओ। सुबह सुबह आपका मेरा नए साल में मूड खराब करने क्या मतलब है। चलिए, आपने कुछ सवालों के जवाब बनाए होंगे, वो लेट द अदर वंस कम। लेकिन एक बात को यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन टाइप वैरायटी पूरी अलग, 100% अलग। A company has 2,500 employees. 2,500 employees. ये हीटर का चक्कर है। 2,500 employees falling in either of the categories. Falling in either of the categories. Category A, below 2,000, से 5,000, C is नहीं, यहाँ तो ठीक है, बिलो 2,000 ना, यहाँ तो 2,000 ठीक है। एंड डी इज अबव 10,000। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ each category, that is the percentage of employees in each category। सवाल एकदम साफ है। एक कंपनी के पास 2,500 एम्प्लॉयज हैं। वो कहते हैं कि उनकी सैलरी या उनके रेम्यूनरेशंस हमने 4 हिस्से में बांटे हैं। इसका मतलब ये वाला एम्प्लॉय इन चारों में से एक में होगा, उसके बाद वाला एम्प्लॉय भी इन चारों में से किसी में होगा। इन्होंने कहा ये सब हमें मत बताओ, हमें सीधा सीधा बताओ कि कौन सी कैटेगरी में कितने % एम्प्लॉय फॉल करते हैं। क्वेश्चन ठीक है, 2,500 एम्प्लॉयज हैं, मुझे यह बताना है कि ए कैटेगरी में कितने %, बी कैटेगरी में कितने %, एंड दैट टू सेम विथ सी एंड डी। बेटा किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो आप कह सकते हो कि टोटल ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2,500 इंटू 100। बोलो कि जब भी मैं ए का परसेंटेज निकालूंगा तो कैसे पता चलेगा। ए में जितने भी टोटल लोग होंगे, जब मैं उसको 2,500 से डिवाइड करके इंटू 100 करूंगा तो किसका परसेंटेज आ जाएगा, ए का। यही काम मुझे करना होगा किसके लिए, बी, सी एंड दैट ऑल्सो विथ डी। चलो अब ध्यान से देखना है बेटा, यहां पर मेरे पास हो क्या रहा है।
मेरे पास यहां 4 खाली डब्बे हैं, जरा ध्यान से सुनना है बात। क्या यहां n इज इक्वल्स टू n+1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा? देखो, आपको ना एक बात मैं आज बता दूं कि किसी भी चीज का जवाब देने की इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, क्या मुझे 2500 लोगों से ये बात पूछनी है कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो? बताओ। तभी तो टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी एंड टोटल ऑफ डी आएगा। तो बेटा, अगर मुझे 2500 लोगों से बात पूछनी है तो मुझे इस बात को कंफर्म भी तो करना होगा कि 2500 हो गए या नहीं। बताओ, क्या मैं कोई ऐसी बात बोल रही हूं जिसमें हमारा दिमाग नहीं चल रहा? मैंने आपसे सीधा पूछा कि क्या आपको सारे 2500 लोगों से एक एक करके ये सवाल पूछना होगा कि क्या तुम ए में हो, क्या तुम बी में हो, क्या तुम सी में हो, या फिर नहीं हो तो किस में होगे? डी में। लेकिन ध्यान से सुनना एक बात, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू n+1 तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे गिनती करनी है कहां तक? 2500 तक। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? किसी को भी? अब खेल अब शुरू हो रहा है। मेरे पास यहां 4 खाली बक्से रखे हैं, ध्यान से सुनना है बात। मेरे पास यहां 4 खाली बक्से रखे हैं और मुझे ये बात पता लगानी है कि इस बक्से का परसेंटेज कितना है, इस बक्से का परसेंटेज कितना है, इसका और इसका। मैंने इससे पूछना शुरू किया, बताओ भाई एम्प्लॉय, क्या तुम कैटेगरी ए में हो? कितना जवाब? 2। यस या नो? बेटा सोचो, इसने बोला यस, बोल सकती है, 100% बोल सकती है। क्या अभी ये बक्सा खाली है? नहीं। अरे मैंने तो पहले आदमी से पूछा भाई, क्या अभी ये चारों बक्से खाली हैं? अभी ये बक्से में कितना है? लेकिन जब ये हाँ बोलेगी तो इस बक्से में जितना भी है उसमें एक और ऐड हो जाएगा। बोलो, अभी हमारे केस में कितना है? 0। तो जब अगर ये हाँ बोलेगी तो जो ऑलरेडी है उसमें एक और जुड़ जाएगा। लेकिन ये तो मना कर रही है, तो मैं क्या पूछूं? अच्छा बताओ, तो क्या कैटेगरी बी है? अगर ये बी में हाँ बोलती है तो मैम बी का जो बॉक्स जो अभी 0 है वो +1 हो जाएगा। इसका मतलब अभी जितना भी है उसमें एक और ऐड हो जाएगा। लेकिन ये तो उसमें भी मना कर रही है। तो हमने पूछा, अच्छा भाई फिर सी होगा, बताओ। अगर इसने सी में हाँ बोला तो सी में अभी जितना भी है वो एक हो जाएगा। लेकिन ये तो सी में भी मना कर रही है। तो मैं पूछूं कि डी है क्या? ए में मना कर रही है, बी में मना कर रही है, सी में मना कर रही है। इसका मतलब है किसमें? डी में। अब एक बात सुनना ध्यान से, मैं अब इन सब से पूछने के बाद यहां पूछ रही हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं कह रही हूं मैं इन सब से पूछने के बाद यहां पूछ रही हूं, तो क्या कुछ कुछ पर्चियां इस डब्बों में गिर गई होंगी? बताओ, इन चारों डब्बों में ऑलरेडी कुछ पर्चियां गिर गई होगी। मैंने इससे पूछा फिर से, बता भाई तेरी कैटेगरी ए है? तो इसने क्या जवाब दे सकता है? हाँ। क्या अब मैं कहूं कि इस ए वाले डब्बे में जितनी पर्ची आज अभी इससे पूछने से पहले रही होगी उसमें एक पर्ची और जुड़ जाएगी? बोलो ठीक बात है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग +1। बोलो ठीक बात है। अब यहां देखेंगे, क्या मैं कहूं a इज इक्वल्स टू a+1? बताओ, मेरा a जब मैंने पहली बार उससे पूछा तब कितना था? जब उसने हाँ किया तो बन गया 1। जब मैंने, अब इस बॉक्स में केवल कितनी पर्ची है? 1।
जब कोई भी दूसरा बंदा ए के लिए हां बोलेगा तब इस एक जो पर्ची डली थी उसमें एक पर्ची और डल जाएगी, इसका मतलब ए हो जाएगा 2। बोलो थोड़ा बहुत बेटा। अब बात यह है कि अब बात थोड़े बहुत का स्कोप बचा नहीं है, क्योंकि हमारे EIS में खाली ये ही नहीं है। ये 6 से 8 नंबर दिलाएगा जरूर, लेकिन ये भी है कि हम खाली इसी को लेकर नहीं बैठ सकते। इसलिए आप थोड़ा सा अपने माइंड की बत्ती जलाइए। आप क्या ये बात ठीक लग रही है कि इस पर्ची में पहले एक पर्ची डली, फिर जब किसी और ने कहा तो इस एक ऑलरेडी पर्ची में ऐड हो गया, जब तीसरे ने हाँ बोला तो 2 में एक ऐड हो गया, चौथे ने बोला तो 3 में एक ऐड हो गया। बोलो क्या यही चीज B, C और D में भी लगेगी कि B इज इक्वल्स टू B+1? इसका मतलब B में ऑलरेडी जितनी पर्ची होगी, जितने लोग हाँ बोलेंगे उतनी बार एक एक पर्ची और उसमें जुड़ती जाएगी। किसमें? जितनी ऑलरेडी है उसमें एक एक और जुड़ेगी। बोलो ठीक है। क्या मुझे हर एक के बाद ये सवाल करना चाहिए कि 2500 हो गए क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या 2500 बार प्रिंट करना है? क्वेश्चन सुनना मेरा पहले, एकदम मैंने कहा हड़बड़ाओ मत, सुनो पहले ध्यान से। मैंने कहा क्या प्रिंट भी 2500 बार होगा? क्योंकि n इज इक्वल्स टू n+1, तो हमें कब तक खींचना है? 2500 तक। मैम 2500 क्यों होगा? परसेंटेज तो एक ही बार निकलेगी। यहां क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू व्हाट? A अपॉन 2500 इंटू 100, B अपॉन 2500 इंटू 100, C अपॉन 2500 इंटू 100 एंड D अपॉन 2500 इंटू 100। क्या ये ठीक है? क्या आपको थोड़ा सीक्वेंस समझ आ रहा है मुझे करना क्या है? यहाँ पे इनपुट क्या है? एक तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और कैटेगरी भी तो है, क्योंकि हर यूजर के देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे इनपुट नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज 1 से लेके कहाँ तक? 2500 तक, लेकिन इनपुट मेन क्या है? कैटेगरीज। समझ में आया हो क्या रहा है? इनपुट डालना है कैटेगरी का, हर यूजर से इंडिविजुअली पूछने हैं 3 सवाल और चौथे का जवाब तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बोलो ठीक है। उसके बाद मुझे हर सवाल के बाद, ये पूरे सवाल के बाद एक सवाल पूछना है कि क्या n 2500 हो गया? मैम हम ये क्यों पूछेंगे हर सवाल के बाद? बेटा हम हर सवाल के बाद ये सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि अगर 2500 हो गया तो टोटल ऑफ A भी आ गया होगा, टोटल ऑफ B भी आ गया होगा, टोटल ऑफ C और टोटल ऑफ D भी आ गया होगा। तो अगर आ गया तो परसेंटेज निकाल दो, और अगर नहीं आया तो क्या करो? जाओ और दोबारा यही सवाल दूसरे एम्प्लॉय से पूछो। कब तक? जब तक n 2500 ना हो जाए। तो ये अब तो हम लोग इसको साथ में बना सकते हैं। फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे और मैं अगर नीचे जगह हो तो एब्रीविएशन लिख लेंगे। बस आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। सर अब नहीं आएंगे। हाँ, उनका मन नहीं है अभी पढ़ाने को, जब उनका मन करेगा तब वो आ जाएंगे। 5 तारीख को। अच्छा अब तो आप लोग ऑलमोस्ट आपके टाइम के हिसाब से पहुंच चुके हैं, है ना? आपकी जो नॉर्मल क्लास का टाइम है। हाँ जी, लेकिन कल और परसों 2 दिन 8:30 का मतलब 8:30 है, 8:29 है, लेकिन 8:31 नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से। 5 तारीख से उसके बाद जैसा आपका रेगुलर चलता हो नॉर्मल रूटीन वैसा चलाओ। 2 दिन
जब मैं यहां हूं तो टाइम 8:30 का मतलब 8:30 ही है, और आई स्टार्ट शार्प एट 8:30। चलो एब्रिविएशन में पहला कैटेगरी 1 या ए, क्या लेना है? ए। तो कैटेगरी ए इज इक्वल्स टू दिस। क्या ये ठीक है? हम जब भी कैटेगरी ए लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? बिलो 2000। कैटेगरी बी इज बी, दैट इज 2000 to 5000। कैटेगरी सी इज इक्वल्स टू दिस सी, 5001 और 10,000। और कैटेगरी डी इज इक्वल्स टू डी, दैट इज अबव 10,000। एन इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 2500 पूछना है मुझे, क्या ठीक है? A is equals to total number of employees in category A. B is equals to total number of employees in category B. C is equals to total number of employees in category C, and D is equals to total number of employees in category D. हम लोग फ्रेश पेज से फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, एंड दैट टू विद द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। ठीक है, हम फ्रेश पेज से फ्लो चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टार्ट, क्या मुझे कोई और इंस्ट्रक्शन देना है? CAWL, दैट इज क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। क्या अभी तक हमने किसी से भी पूछा है? अब देखो, एक बात ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। अभी तक कैलकुलेशन केवल n की हो रही थी, बोलो हो रही थी ना? तो हम अभी तक यहां केवल लिख रहे थे सेट n इज इक्वल्स टू 0, लेकिन अभी तो a को भी कैलकुलेट करना है, B को भी कैलकुलेट करना है, C को भी और D को भी। इसका मतलब मुझे ये बात बतानी कि अभी A क्या है। अगर मेरा लूप घूमना शुरू करे तो वो कहां से शुरू करे? तो क्या मुझे उसको ये बात भी बतानी चाहिए कि भाई जब तू शुरू करेगा तो पहली बार क्या मिलेगा तुझे? 0। इसका मतलब मुझे यहाँ M के साथ साथ A, B, C और D को भी 0 देना पड़ेगा, तभी तो आगे चल के वो एक एक उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। सेट n इज इक्वल्स टू 0, A इज इक्वल्स टू 0, B इज इक्वल्स टू 0, C इज इक्वल्स टू 0 एंड D इज इक्वल्स टू 0। क्या इसमें कोई भी आपत्ति किसी को भी कि यहाँ पे 0 क्यों लिखा? क्या ये ठीक है? क्योंकि अगर मैंने यहाँ कोई असाइन किया ही नहीं तो मेरा लूप आगे ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर हम उनसे कहेंगे रीड। क्या रीड? कैटेगरीज। फिर बढ़ो आगे, कैसे? n इज इक्वल्स टू n+1। क्या ये बात ठीक है? अभी जितने से पूछा है, जब अगली बार पूछेंगे तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि गिनती हमेशा एक एक करके ही आगे बढ़ती है। फिर मैंने पूछा इज कैटेगरी ए, बताओ यस, या आपको उस दिन भी था कि n दो चीज हो रही, तो मैं यहां लिख दिया मैंने नो। तो बताओ, अगर यस है तो मैंने यहां लिखा a इज इक्वल्स टू A+1। क्या इस बात पे किसी को भी आपत्ति है कि अगर वो a में हाँ करता है तो जो भी डब्बा में a अभी है उसमें एक
और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो बी में पूछेगा, बताओ क्या तुम्हारी कैटेगरी बी है? अगर वो कहता है हाँ तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1। लेकिन अगर ये यहां भी ना माने तो अच्छा, तो पूछ लेंगे कि बताओ तुम्हारी कैटेगरी सी है क्या? अगर वो कहता है हाँ तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, सी इज इक्वल्स टू, लेकिन उसने जैसे ही कहा ना तो हम कहेंगे तुम रहने दो भाई, डी इज इक्वल्स टू डी प्लस 1। यहां तक किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की? जैसे कर सकते हैं कि इज दिस सैलरी बिलो 2000, ये कह रहे हो आप? हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन्होंने जो कहा अगर आपके दिमाग में भी आया तो सुन लो बेटा, हो सकता है आप ना पूछ पा रहे हो किसी भी कारण से। इन्होंने कहा मान लो मैंने कैटेगरी को ना लेके सैलरी को इनपुट लिया और मैंने यूजर से पूछा भाई तेरी सैलरी क्या है, उसने एंटर कर दी, तो मैंने यही चक्कर चलाया, लेकिन सवाल कुछ और पूछे कि जो सैलरी तुमने इनपुट की है क्या वो 2000 से नीचे है, और अगर है तो उस कैटेगरी में एक बंदा ऐड हो गया। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारी सैलरी 2000 से 5000 के बीच में है, दोनों बराबर ही बात है। हमने वही बात को ना लिख के सीधा कैटेगरी ए बी लिख दिया और यहां पे उसका एब्रिविएशन दे दिया है। अब मैंने पूछा इज n इज इक्वल्स टू 2500, बताओ ठीक है। अब एक बात सुनना ध्यान से, आपने कसम खाई है कि कोई डब्बा हवा में नहीं लटकेगा। अब इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनना, क्या अगर ये यहां हाँ बोल देता, कहां पे मैम? ए में। अगर ये यहां हाँ बोल देता तो क्या ये पूछना पड़ता? बोलो। इसका मतलब इसके बाद मैं सीधा पूछता बता 2500 हो गए क्या? अगर ये ए में ही हाँ बोल देती तो क्या मैं इसे बी सी डी पूछती? क्या मैं अपने आप से पूछती कि 2500 हो गए क्या? बोलो, जो मैं कह रही हूं पल्ले पड़ रहा है कि फिर से बताऊं? पड़ रहा है, ठीक है। अगर यहां पे हाँ बोल देती, इसके बाद भी यही पूछना होता, ये चीज यहां और यहां भी लागू होती है। इसका मतलब क्या ये ठीक है? देख लो एक बार तसल्ली से, वो इंक्रीमेंटल सैलरी याद आ रही है ना, कि अगर यहां हाँ बोलता तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बोलो। और अगर इसकी जरूरत नहीं थी, इसका मतलब एक बात पूरी हो गई, और अगर वो बात पूरी हो गई इसका मतलब मुझे चेक करना है कि अब मैंने पूरे 2500 लोगों से पूछ लिया या नहीं। ये ठीक है? देखो मैं एक बात और बता दूं कि ये हमारे पास खैर एक ऑप्शन तो अच्छा मिला है अब कि इको मुझे मिल गया वापस से स्टार्ट करने के लिए। तो क्या बोलते हैं, 2-3 दिन जो हमारे पास मिलेंगे उसमें हम, आज आप कॉपी नहीं लाए हैं मुझे मालूम है, बकवास मत करो, मैंने तुमसे पूछा कुछ। आपको आज की क्लास के नोट्स में हैंड रिटन फोटोकॉपी दे दूंगी, तो आपको ये बकवास करने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हम किस में लिखें, लिख के भी मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। यहां देखो पहले, क्योंकि अब EIS जब खत्म होगा उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट का एक क्लास का और रिवीजन करेंगे, उससे बीच में फ्लो चार्ट अगर आप पर्सनली कोई डाउट लेके आते हैं तो अलग बात है, वरना क्लास में हम लोग नहीं देख रहे, इसलिए यहां देख लो। जब यहां हाँ बोला तो भी ये, इसमें किसी को भी डाउट है ऐसा क्यों हो रहा है? अब बात करते हैं, अगर यस है तो क्या करो, तो परसेंटेज निकाल दो। कैसे निकाल दो परसेंट मैम? क्योंकि ए भी आ गया होगा,
बी भी आ गया होगा, सी भी आ गया होगा और डी भी आ गया होगा। तो इफ यस देन P1 इज इक्वल्स टू, अब यहां पे आपको देखो एब्रीविएशन में ये भी जोड़ना पड़ेगा कि P1 इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ कैटेगरी A, P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, परसेंटेज ऑफ कैटेगरी B, P3 is equals to percentage of category C and P4 is equals to percentage of category D। इसलिए मैंने हमेशा आपको बोला कि 3-4 लाइन छोड़ दो नीचे, कि अचानक से कुछ रह जाए तो आपको परेशानी नहीं हो। A अपॉन 2500 इंटू 100, क्या ये ठीक है? P2 is equals to B upon 2500 into 100, P3 is equals to C upon 2500 into 100 and P4 is equals to, और जब ये सारा हो जाए तो प्रिंट क्या, P1, P2, P3, P4 और फिर कर दो स्टॉप। ये ठीक है, ये ठीक है। अब एक मिक्स क्वेश्चन करना है। मिक्स क्वेश्चन का मतलब ये परसेंटेज वाला प्लस लॉजिकल फ्लो चार्ट। देखिए, जो किसी भी वजह से उससे पहली वाली क्लास में नहीं थे, उनके पास एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो उससे पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि दोबारा अभी मेरे लिए रिवाइज कराना पॉसिबल नहीं। हाँ जी, हो गया? कोई लिख रहा है? हाँ सॉरी यार, ये अच्छी बात हुई ना। अगर नो है तो अगर नो है तो कहां जाना है? n इज इक्वल टू 0 पे। तो फिर रीड कैटेगरी जाओ और दोबारा से यूजर की कैटेगरी पूछो। चलिए, जो लोग मेरे साथ हैं, हो गया? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि सब लोग आ जाएं, उसका आंसर भी। अच्छा, होमवर्क वाला कर लें, ये कर रहे हैं अभी। ये बचा है किसी का? हाँ जी, एब्रीविएशन नहीं लिख रही हूं मैं, ठीक है? आपको लेकिन लिखना पड़ेगा। आप वॉशिंग मशीन के लिए क्या एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं? वो भी WM, डेकोरेटिव प्रोडक्ट DP और कुकिंग रेंज CR। टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज TP एंड टाइप ऑफ कस्टमर इज TC। जो भी लिया आपने, मैं ये एब्रीविएशन यूज कर रही हूं। TP इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट, TC इज टाइप ऑफ कस्टमर, ठीक है? WM इज वॉशिंग मशीन, DP इज डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स एंड CR इज कुकिंग रेंज। शुरू करें। आपने जिसने कोशिश की है वो चेक कर लो, नहीं की है छाप लो। सबसे पहले किया हमने स्टार्ट, उसके बाद किया हमने CAWL। बेटा ध्यान से सुननी है एक बात, यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का कोई चक्कर नहीं है, नंबर ऑफ कस्टमर का कोई चक्कर नहीं है, तो N वाला कोई कॉन्सेप्ट यहां लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो और सिंपल सवाल है। हमने कहा रीड TP, TC और बिल अमाउंट। क्या बिल अमाउंट भी इनपुट होना चाहिए या नहीं?
क्योंकि होलसेलर को तभी देंगे जब उसका बिल अमाउंट 20,000 से ज्यादा होगा। और एक बात को ध्यान से देखो, पहले वाले वॉशिंग मशीन में भी ये बात लिखी है कि उसके बिल अमाउंट के दे देंगे, लेकिन डिस्काउंट तो हमेशा बिल अमाउंट इनटू डिस्काउंट रेट ही होगा। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि इट्स बेटर टू गो विद डेकोरेटिव प्रोडक्ट फर्स्ट, याद है आपको? क्योंकि बीच में ना वरना बड़ा अजीब सा दिखता है फ्लो चार्ट। इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेकोरेटिव प्रोडक्ट, कितना जवाब होगा बेटा? हाँ या ना? अगर वो कहते हैं हाँ तो हम कहेंगे डिस्काउंट इज इक्वल्स टू व्हाट? बिल अमाउंट इंटू 0.2 या 20%, दोनों में से जिसने भी जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट। बोलो ये ठीक है? अगर आपने वॉशिंग मशीन के बाद भी लिखा होगा तो ये आया तो होगा ना। तो अगर यस लिखा है तो 20%, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं डेकोरेटिव प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया हूं। ने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, क्या तुम वॉशिंग मशीन खरीदने आए हो? बेटा देखो अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां पे यस बोलते ही एक और सवाल जनरेट हो जाएगा कि बताओ कि तुम रिटेलर हो या होलसेलर हो। ये कहता है हाँ मैं वॉशिंग मशीन खरीदने आया हूं। तुमने कहा ठीक है भाई, फिर तो एक बात और बताओ। क्या बताओ? कि तुम रिटेलर हो क्या? अगर वो कहता है हाँ, अगर वो कहता है हाँ तो हम कहेंगे डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट इंटू 0.1। क्या जो मैं यहां लिख रही हूं आपको ठीक लग रहा है? जो भी बच्चे इससे पहले वाली क्लास में नहीं थे या इस समय पे आते हैं उस समय पे नहीं होते हैं, तो आपको तो हवा भी नहीं लग रही होगी कि हो क्या रहा है। तो आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें, आंख खोल के सोने वाला, जैसा आप लोग नॉर्मली करते हैं, है ना? चले, लेकिन बेटा ये तो नो बोल रहा है, तो इसका मतलब वो कौन होगा? और हम कहेंगे कोई बात नहीं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट इनटू 20, 50, 0.15। यहां तक ठीक लग रहा है? लेकिन जैसे ही ये कहता है नो, नहीं मैं तो वॉशिंग मशीन खरीदने भी नहीं आया हूं, वो डेकोरेटिव प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने नहीं आए हैं, तो इसका मतलब वो बर्तन खरीदने आया होगा। तो अगर वो बर्तन खरीदने आया होगा, बेटा ध्यान से सुन लो, तो मैंने पूछा इज टाइप ऑफ कस्टमर रिटेलर, और इसने अगर कह दिया यस, तो मैंने कहा योर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट इनटू 5%। बोलो, वो तो होलसेलर को है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। रिटेलर में किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं है, लेकिन यहां मुझे अब पता, अगर ये नो बोलता है तो मुझे ये तो पता है कि ये होलसेलर है, लेकिन होलसेलर में भी मुझे एक सवाल पूछना है कि भैया तेरा बिल अमाउंट 20,000 से ज्यादा है या नहीं। इसने जैसे ही कहा नो मैं रिटेलर नहीं हूं, तो क्या आपके माइंड में ये बात तय है कि ये होलसेलर है? लेकिन कुकिंग रेंज में तो होलसेलर को तभी डिस्काउंट मिलेगा जब उसका बिल अमाउंट 20,000 से ज्यादा होगा। तो भाई होलसेलर इज बिल अमाउंट एक्सीडिंग 20,000। कितना जवाब? यस या नो? जैसे उसने कहा यस, तो मैंने कहा डिस्काउंट इज इक्वल्स टू
बिल अमाउंट इंटू 0.03 एंड नो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको, अब तो मेन बात आई है, सारे डब्बे हवा में उड़ रहे हैं। हमें पता है कि इन सबको प्रिंट में कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर डेकोरेटिव प्रोडक्ट हाँ हो जाता तो यहां किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ये हाँ हो जाता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और अगर ये हाँ है तो इसके बाद तो करना ही है प्रिंट। क्या प्रिंट कर दें भाई? डिस्काउंट। अच्छा सोचो, अगर यहां पे क्वेश्चन होता बिल पेएबल का, तो आप एक लाइन और लिखते कि टोटल बिल पेएबल इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो आप जो सारा एरो कनेक्ट करते वो प्रिंट पे नहीं कनेक्ट करते, वो टोटल बिल पेएबल पे कनेक्ट करते। इतना तो दिमाग लग रहा है ना मैम? अभी इसका बचा है, हाँ मुझे पता है। अब बताओ क्या करें? हवा में है तो इसको लेके आओ कहाँ पे? जमीन पे। यहाँ इसको तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? आपके स्टडी वाला क्वेश्चन करा दूं? स्टडी मटेरियल का है किसी के पास स्टडी? नहीं तो मैं फोन में निकालती हूं फिर। थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। आपको ये दिखेगा कि स्टडी के ही सवाल का आधा सवाल, आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन समझ आया था ना पिछले वाला, उसी का आधा सवाल पूछा था एग्जाम में, स्टडी का आधा सवाल। अब मैं स्टडी का पूरा सवाल निकाल देती हूँ आपके लिए। ये डन? कोई लिख रहा है? बेटा थोड़ा सा जल्दी करो प्लीज। अच्छा सुनो, अब ये क्वेश्चन और कैसे बुरा हो सकता था? नहीं, परसेंटेज तो हो सकती थी, वो अलग चीज है, वो तो अब कोई बुरा नहीं हो। बुरा ये हो सकता था, ये कहते डील्स इन मेनी प्रोडक्ट्स बट हैव द डिस्काउंट पॉलिसी फॉर दीज 3 प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम डिस्काउंट केवल इन तीनों में देते हैं। इसका मतलब अगर ऐसा कोई सवाल होता तो आपको कुकिंग रेंज भी पूछना पड़ता, और अगर उसमें नो आता तो आप लिखते नो डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है? मैम एक बार और बोल दो, कान खोल के सुन लो बात। अगर इस सवाल में ऐसा लिखा होता अ फर्म डील्स इन मेनी प्रोडक्ट्स एंड हैव द डिस्काउंट पॉलिसी फॉर 3 प्रोडक्ट्स, तो आप तीनों सवाल पूछते, क्योंकि हो सकता है वो मैनी वाले में से कोई एक खरीदने आया हो जिसमें कोई डिस्काउंट ना हो। तो कुकिंग रेंज पूछने के बाद आप लिखेंगे कि अगर वो ना बोलेगा तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0, जैसा कि अभी मुझे देखने को मिलने वाला है। अब मैं ये हटा रही हूं। ये होता है, देखो चल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कान हमारे खुले हैं। एन ई कॉमर्स साइट हैज द फॉलोइंग कैशबैक ऑफर्स। आपके एग्जाम के सवाल में भी ई कॉमर्स साइट थी, वहां वो डिस्काउंट दे रहे थे, यहां ये लोग कैशबैक दे रहे हैं। ब्राइटनेस बढ़ा दूं? ठीक है। ये कहते हैं इफ द परचेज मोड इज वाया वेबसाइट, ये तो सेम लाइंस लिखी हैं,
यहां पे लेकिन एक शब्द है एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द बिल अमाउंट। यहां पे एक शब्द है इनिशियल डिस्काउंट, इसका मतलब हो सकता है आगे चल के कोई और डिस्काउंट भी मिले ना भी मिले, लेकिन यहां पे शब्द लिखा है इनिशियल डिस्काउंट। इफ द परचेज मोड इज वाया फोन ऐप एन इनिशियल डिस्काउंट इज 20% on the bill amount. If done via any other purchase mode, the customer is not eligible for any discount. बोलो ठीक है। अगर वो वेबसाइट से खरीदेगा तो 10%, फोन ऐप से खरीदेगा तो 20%, अगर कहीं और से खरीदेगा तो नो डिस्काउंट। आपका सवाल यहीं तक था एग्जाम वाला, लेकिन ये इन्होंने आगे कुछ और कहा। इन्होंने कहा एवरी परचेज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट इज गिवन 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। कान खोल के सुनो और देखो भी आंख खोल के कि यहां लिखा है एवरी परचेज एलिजिबल टू डिस्काउंट। इसका मतलब या तो परचेज होनी चाहिए वेबसाइट वाली या फोन ऐप वाली। यहां पे लिखा है एवरी परचेज एलिजिबल टू डिस्काउंट इज रिवॉर्डेड 10 पॉइंट्स। बोलो ठीक है। इसका मतलब व्हेन द परचेज इज डन वाया एनी अदर मोड देन वेबसाइट और मोबाइल ऐप नो रिवॉर्ड पॉइंट्स विल बी गिवन। क्या ये बात ठीक है? क्योंकि यहां पे स्पेशली इन्होंने लिखा है एवरी परचेज एलिजिबल टू डिस्काउंट। बोलो ठीक है। ठीक है मैम, फिर क्या होगा? अच्छा चलो, इफ द रिवॉर्ड पॉइंट्स आर बिटवीन 100 and 200 द कस्टमर इज एलिजिबल फॉर अ फर्दर 30% डिस्काउंट ऑन द बिल अमाउंट आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट। इसका मतलब, ठीक है मैं बहुत छोटा लिखूंगी आपको दिखेगा, क्योंकि इसका मतलब पहले वाला होना चाहिए था ये, बोलो बिल अमाउंट का 10%, और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो किसके ऊपर मिलेगा? बिल अमाउंट माइनस बिल अमाउंट इंटू दिस इंटू, बोलो if the reward points are between 100 to 200 the customer is eligible for a further discount of 30% after initial discount। मतलब उस बिल अमाउंट के ऊपर जिसमें ऑलरेडी इनिशियल डिस्काउंट माइनस हो चुका है। तो यही हुआ ना, पहले आप ये वाला बिल अमाउंट निकालेंगे जिसमें ऑलरेडी 10% माइनस हो चुका होगा, उसका 30%। ये कहते हैं इफ द रिवॉर्ड पॉइंट एक्सीड 200 पॉइंट्स द कस्टमर इज एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 40% डिस्काउंट ऑन द बिल अमाउंट आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट। लेकिन यहां पे भी एक और बात है कि इसका मतलब अगर रिवॉर्ड पॉइंट 100 से कम हुए तो नो एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ध्यान से सुनना है बात को। ये कह रहे हैं कि क्या 100 से 200 है? अगर यस है तो कुछ, नो है तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या 200 से ज्यादा है? अगर यस तो कुछ, अगर 200 से कम है तो नो डिस्काउंट। या आप पहले ये पूछ सकते हो कि 100 से ज्यादा है, अगर हाँ तो क्या 100 से 200 तक है? आपके ऊपर है ये। अगर वो कहता है नहीं जी 100 से 200 भी नहीं, तो हम मान लेंगे कि 200 से ज्यादा है, क्योंकि हमने पहला वाला सवाल 100 को लेके पूछा है। बोलो ठीक है। अब ये लोग ना बहुत आसान बात है, कितने अच्छे हैं एग्जाम में, देखो लिखा है इन्होंने क्या क्या इनपुट लेना है ये भी बता दिया। टेकिंग परचेज मोड, बिल अमाउंट एंड नंबर ऑफ परचेजेज एज इनपुट। अब तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं, हमें इनपुट तीनों दिए हुए हैं, परचेज मोड, बिल अमाउंट एंड
number of purchases as input. Draw a flowchart to calculate and display the total reward points and total bill amount payable by the customer after all the discount calculation. तो बताओ टोटल डिस्काउंट पेबल या टोटल डिस्काउंट के बाद का अमाउंट पेबल क्या होगा? देखो अब एक बात सुनना ध्यान से. सबसे पहले अब इसको एक बार कर दूं जूम आउट. क्वेश्चन हमारे माइंड में है. चलिए यहां देखेंगे. इनिशियल डिस्काउंट के लिए मैंने लिया था बिल अमाउंट, दैट वाज द एमआरपी मान लेते हैं. इस बिल अमाउंट पे मैंने माइनस किया इनिशियल डिस्काउंट. बोलो ठीक है. अब मुझे इस वाली फिगर को भी तो एक नाम देना होगा कि नहीं? देना चाहिए. बिल अमाउंट या तो पूरा लिखने में क्योंकि इस वाले के ऊपर मुझे देना है क्या? एक्स्ट्रा डिस्काउंट. और इसके बाद जो फिगर आएगी वो बनेगी मेरी टोटल बिल पेएबल. बोलो सही बात है. पहले एमआरपी पे इनिशियल डिस्काउंट, एमआरपी माइनस इनिशियल डिस्काउंट पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और उसके बाद टोटल बिल पेएबल. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स विल ओनली बी प्रोवाइडेड टू वेबसाइट्स एज वेल एज मोबाइल ऐप. नो रिवॉर्ड पॉइंट्स विल बी गिवन फॉर द एनी अदर परचेज मोड. मैं एक क्वेश्चन आपको स्टडी का और पढ़ा रही हूं, उसको पहले बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे. मैम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो सवाल उससे इजी है. तो आपको पहले आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन खुद. हाँ अरे मैंने तो यहीं पे पूछा ना पहले. तो यहाँ तो मना कर रहा है तब तो आगे बढ़े हैं. मैंने आपको एक और ऑल्टरनेटिव तो दिया कि आप डायरेक्ट पूछो 100 से ज्यादा है. अगर 100 से ज्यादा है तो ये वाला प्रोसीजर कर लो. तो उसमें आपका नो में नो एडिशनल डिस्काउंट आ जाएगा. खत्म ही नहीं होता यार ये इसके चैप्टर्स. ये लीजिए. चलिए यहां देखिए, ध्यान से देखना है. लीबे इज अ न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट. एक बात को अगर आप नोटिस करेंगे तो द एम्फेसिस इज गिवन ऑन द ई कॉमर्स बिजनेस. एग्जाम में भी दोनों क्वेश्चंस जो आपके स्टडी में 2 ही क्वेश्चन दिए हैं और वो दोनों सवाल ई कॉमर्स साइट पे ही हैं. खैर क्योंकि आगे ई कॉमर्स जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी इसी से रिलेटेड. Libe is a new e-commerce website that is setting up a business in India. Libe and their partner bank Paxis have come up with a joint promotion plan for which the following offers are proposed. ठीक है, Libe और Paxis बैंक ने मिलके कुछ ऑफर निकाले हैं. Customers can either log in through a mobile app or through website. ठीक है, ये कहते हैं कि भाई या तो यहाँ पे देखो तीसरा मोड ही नहीं दिया इनको. यहाँ पे कहा या तो तुम मोबाइल ऐप से कर लेना ऑर्डर या वेबसाइट से. वैसे भी ई कॉमर्स में तीसरा मोड नॉर्मली अवेलेबल नहीं है. ये कहते हैं कि इफ द पेमेंट मोड इज पैक्सिस क्रेडिट. इसका मतलब अगर पैक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पैसे दोगे
देन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन टू द यूजर। आपने भी देखा होगा कई प्रोमो कोड्स लगते हैं कि अगर आप HDFC के बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे तो एडिशनल 5% डिस्काउंट। ये वही कह रहा है लीबे कि भाई अगर तुम मेरे बैंक पार्टनर से पेमेंट करोगे तो तुमको 20% डिस्काउंट देंगे। अगर तुम एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो तुमको 10% डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर कहीं और से पेमेंट करोगे तो तुमको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है, यहां पे भी दो मोड इनपुट में आ सकते हैं, आएंगे। एक तो परचेज मोड दैट इज वाया वेबसाइट और मोबाइल ऐप, और तीसरा द पेमेंट मोड दैट इज पैक्सिस क्रेडिट, पैक्सिस डेबिट और एनी अदर मोड। यहां पे बात खत्म नहीं हुई। इन्होंने कहा ऑल्सो टू प्रमोट डाउनलोड ऑफ इट्स न्यू स्मार्टफोन ऐप द कंपनी हैज डिसाइडेड टू गिव द फॉलोइंग ऑफर्स। अभी तक पेमेंट पे ऑफर चल रहा था, अब ये परचेज मोड पे भी कुछ ऑफर दे रहे हैं। ये कहते हैं कि इफ द परचेज मोड इज मोबाइल ऐप देन नो सरचार्ज इज लेविड ऑन द यूजर। ये कहते हैं कि अगर तुमने मोबाइल ऐप से परचेजिंग की है तो तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इफ एनी अदर परचेज मोड इज यूज्ड, एनी अदर है कौन सा? वेबसाइट सॉरी। अगर वो कहते हैं कि अगर तुमने वेबसाइट से किया है देन एडिशनल 5% surcharge is levied on the user. The surcharge is applied on the bill after all the necessary discounts. ठीक है, अब यहां पे भी देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बता दी है कि भाई विथ बिल अमाउंट, पेमेंट मोड एंड परचेज मोड एज इनपुट, ड्रॉ अ फ्लोइंग चार्ट फॉर द बिलिंग प्रोसीजर फॉर लीबे। देखो ये बात मैंने आपको बार बार बताई है कि हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं। ये हमसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम क्या करें, इनके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मुझे ये पूछना है भाई कि कहाँ से खरीदा है। अगर मोबाइल ऐप से खरीदा है तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर वेबसाइट से खरीदा है तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज लगेगा 0.05, दैट इज 5% ऑफ द बिल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। चलिए इस वाली घड़ी में 9:35 हुए हैं। नौ 40। इतनी देर में तो हमें खुद को समझ में आ जाता होनी है या नहीं होनी है हमसे। क्वेश्चन ये रहा, हाँ जी, नहीं क्वेश्चन नोट करने का क्या, आपके पास किताब है अपने घर में, आप अभी इसको देख के बनाइए। स्टडी तो है ना घर में, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में उतार लीजिएगा। अभी अगर आप इसको लिखने बैठेंगे तो 10 बज जाएगी यार। अरे यार ये बड़ा नाटक है, मुझे यही कर लेना पड़ेगा। एक मिनट लगा के तसल्ली से पहले क्वेश्चन समझ लो। तुम इतना जल्दी बनाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो यार? पहले अपने माइंड में चीज़ों को तो ले आओ कि ये चीज़ें बहेंगी कैसे, किस डायरेक्शन में। सीधा मैम हम तो सिर्फ जो रटी रटाई चीज़ है स्टार्ट CAWL और रीड तक लिख रहे हैं, उसके बाद तो हमें वैसे ही वो रुक जाना है। और रीड में भी इन्होंने 3 बातें दी हुई हैं, परचेज मोड, पेमेंट मोड एंड बिल अमाउंट। परचेज मोड, पेमेंट मोड एंड बिल अमाउंट एज इनपुट।
तो हमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। इन्होंने कहा ये तीनों को इनपुट ले लो, तो हम इन तीनों को इनपुट ले लेंगे। बिल अमाउंट नीचे और कहाँ भाई? अच्छा एक काम करो, यहां तक रखो, क्योंकि ऊपर तो लीबे वाला तो सब पढ़ लिया ना तुमने। मोबाइल ऐप और वेबसाइट पेमेंट मोड 3 है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और एनी अदर मोड्स। यहाँ भी पूछ पूछ के बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है माइंड में थोड़ा क्लियर कि हो क्या रहा है? टैक्सेस क्रेडिट में देखो, बकवास तो करो मत, तुमसे हो रहा है चुपचाप तो करो, नहीं तो मुंह बंद करके बैठो एकदम। हो रहा है तो 5 मिनट और चाहिए आपको। क्या आपको ये बात पता है कि ये जो इनिशियल डिस्काउंट वाला ऑफर है या ये जो 20% 10% वो दोनों को मिल रहा है? बात समझ में आ रही है? मोबाइल ऐप वाले को भी ये सारे डिस्काउंट मिलेंगे और वेबसाइट वाले को भी सारे डिस्काउंट मिलेंगे। जो अंतर है वो अंतर है सरचार्ज का। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। ये कह रहे हैं कि यहां पर मोबाइल ऐप और वेबसाइट के लिए डिस्काउंट्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए डिस्काउंट सेम है। अगर आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट दोनों से खरीदेंगे, यहां पे जो डिस्काउंट डिफर कर रहा है वो दैट इज ड्यू टू द पेमेंट मोड, नॉट द परचेज मोड।
बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो फर्क पड़ेगा कि मोबाइल ऐप से खरीदा या वेबसाइट से, वो टोटल बिल पेएबल निकालते हुए फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल ऐप में सरचार्ज नहीं जुड़ेगा और वेबसाइट से अगर लिया हुआ है तो सरचार्ज जुड़ेगा। किसमें? फाइनल बिल अमाउंट में या बिल आफ्टर डिस्काउंट में? वो आप क्या लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं। हो गया? चलिए, वेरी गुड। इसको हटा दूं? क्वेश्चन? नहीं। दिखाओ अगर दिखाना है। Hardly 2 more minutes, otherwise we are going to do it together. लेकिन दोस्त थोड़ा सा कनेक्टर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, पेज कनेक्टर वाला, उस पर थोड़ी सी इश्यूज आते। हाँ, बढ़िया, सही। कैसे नहीं होगा बेटा? देखो यहाँ पे आपने ये डाल दिया मान लो, तो यहाँ पे एक ये वाला भी तो लगाओ, उसको कनेक्ट करना, और उसके बाद यहाँ पे आपको लाके जोड़ना पड़ेगा ना। बाकी बना हुआ ठीक है। हाँ जी, अब बस जिन्होंने रीड तक किया हुआ है वहां तक तो ठीक ही होगा, आगे का हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। जिस पे हाँ अमाउंट आए उस पे कनेक्टर लगा दो। हाँ, एरो की जरूरत, एरो क्योंकि कहाँ से ला रहे हैं हम लोग, वहां से ला रहे हैं, तो वो दोनों कनेक्टर वो मैच हो जाता है। हाँ जी, यहां देखेंगे। अब स्टार्ट तो हम सबने कर ही दिया था, उसके बाद CAWL तक भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद रीड परचेज मोड या ये पेमेंट मोड, परचेज मोड एंड बिल अमाउंट इज पेमेंट मोड पैक्सिस क्रेडिट। बोलो, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परचेज मोड से स्टार्ट किया है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने परचेज मोड से स्टार्ट किया, आगे अगर जवाब आया यस, तो आपने क्या किया? फिर आपने पेमेंट मोड पूछा, तो फिर सरचार्ज की बात की कि इस परचेज मोड मोबाइल ऐप तो सरचार्ज इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक है। और अगर नो तो सरचार्ज इज इक्वल्स टू 5%। उसके बाद पूछा आपने, देखिए आपके स्टडी ने परचेज मोड को ही बेस लेके सवाल शुरू किया है।
उसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पे भी बात तय है कि दोनों के बाद मुझे पूछना है कि पेमेंट मोड क्या है। अगर यस है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट इनटू 2 पॉइंट। अगर नो है तो इस पेमेंट मोड इज इक्वल्स टू पैक्सिस डेबिट। यस है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट इनटू 0.1, और अगर नो है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने लिया फाइनल बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। बोलो ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर सरचार्ज लगेगा, इसी के ऊपर सरचार्ज लगेगा। लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद का भी फिगर यही। बोलो, ये समझ आई है बात? क्योंकि अगर यहां पे हाँ बोल देता तो भी यही, यहां बोलता तो भी यही। उसके बाद इज परचेज मोड इज इक्वल्स टू मोबाइल ऐप। इफ यस, सरचार्ज इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है? इफ नो देन सरचार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल बिल अमाउंट इंटू 0.05। बोलो ठीक है? टोटल बिल पेबल इज इक्वल्स टू फाइनल बिल अमाउंट प्लस। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? यहां पे सरचार्ज 0 है तो टोटल बिल पेबल इज इक्वल्स टू फाइनल बिल अमाउंट प्लस 0, और यहां पे क्या होगा? ये वाली फिगर। ये ठीक है? ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहां पर सरचार्ज 0 है तो हम कह सकते हैं टी, ये जो टोटल बिल पेबल इज इक्वल्स टू फाइनल बिल अमाउंट इटसेल्फ, तो यहां पे 0, और उसके बाद प्रिंट। क्या क्या हमें कुछ प्रिंट कर, हमें तो सिर्फ प्रोसीजर बनाने को बोला है, फिर भी हम प्रिंट कर देंगे। चलिए, बिल अमाउंट, फाइनल बिल अमाउंट, डिस्काउंट, सरचार्ज एंड टोटल बिल पेबल। जितना चीज हमने निकाली है वो सारी चीज हम यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी है। अब मैं आपको आपके स्टडी का जवाब दिखाती हूँ। ये उल्टा है, बस इन्होंने पहले स्टार्ट किया कहाँ से? परचेज मोड से। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपने मोबाइल खोल के छाप के किया है तो वो अलग बात है, लेकिन एक जेन्युइन लॉजिक ही ऐसा ही लग पाता है। ये हो गया। कितने बच्चों ने ऑलमोस्ट ठीक ठाक किया है काम? ऑलमोस्ट, मैं अभी भी नहीं कहती पूरा, ऑलमोस्ट ठीक ठाक हुआ। अब कहां से गड़बड़ हो गई? कितने बच्चों को हवाएं लगी? हुआ क्या? ये क्या कह रहा है? सच बताओ ना भाई। नहीं, 1 मिनट। हाँ, आप कह रहे हैं कि मैंने मान लो यहीं से पूछूं क्या है परचेज मोड हर पेमेंट के बाद। लेकिन हर, देखो एक ना शब्द होता है बेटा टेक्नोलॉजी में, उस शब्द को कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक है? रिडंडेंसी का मतलब होता है वो फैक्ट्स या वो डेटा जो बिना मतलब के अवेलेबल तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है या यूज नहीं है। तो अगर मैं हर किसी के बाद पूछूंगी ना परचेज मोड क्या है, तो जवाब वही रहेगा, लेकिन 2-3 बार उस चीज को हम जबरदस्ती डेटा बढ़ा देंगे। उससे क्या होता है? रिडंडेंसी बढ़ जाती है और हमारा आंसर ना उस तरीके से नहीं आ पाता। अब ये देखेंगे, ये आपके
इंस्टीट्यूट ने किया है रीड क्या क्या, बिल अमाउंट, जूम और रीड बिल अमाउंट, पेमेंट मोड और परचेज मोड। इन्होंने यहां पे पूछा पहला, इज परचेज मोड मोबाइल ऐप, तो अगर यस तो सरचार्ज इज इक्वल्स टू 0। इन्होंने पूछा अगर लेकिन ना है तो ये बात तो तय है कि वेबसाइट होगी, तो सरचार्ज इज इक्वल्स टू 0.05। हमने ये बात, यही चीज हमने कहां करी है, नीचे करी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने इन दोनों के बाद वही सवाल पूछा, क्योंकि दोनों के लिए डिस्काउंट पॉलिसी कॉमन है। क्या पैक्सिस क्रेडिट है, हाँ तो 20%, ना तो अगर डेबिट है तो 10% और दोनों ही नहीं है तो 0। टोटल बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, फाइनल बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू टोटल बिल अमाउंट प्लस सरचार्ज। इन्होंने दोनों को, हमने जो अलग लिया है इन्होंने अलग लिया है, इसीलिए हम बात करते हैं कि एब्रीविएशन पहले ही लिख दो कि आपके लिए वो क्या है। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख दिया, उसको वैसे लिखो ना। तो हम यहाँ पे फिर ये नहीं लिखेंगे ना, हम सीधा डिस्काउंट लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाली बात वहां पे बता दी है कि कैलकुलेशन कैसे होनी है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एंड मे बी द लास्ट वन फॉर फ्लो चार्ट, एंड ये द मोस्ट टिपिकल ऑफ ऑल है। मतलब अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप समझ लो कि उन्होंने आपका सब कुछ फ्लो चार्ट का नॉलेज टेस्ट कर लिया। लॉजिकल भी, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 भी, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 भी, एवरीथिंग। चलिए फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। अ बैंक हैविंग क्वेश्चन, अ बैंक हैविंग 500 employees decides to divide the employees in class A, class B and class C for the purpose of providing HRA, that is house rent allowance। ठीक है, HRA that is house rent allowance। ये कहते हैं कि बैंक अपने एम्प्लॉयज को 3 हिस्से में बांटेगा। चलिए तो हम फटाफट देखेंगे। द परसेंटेज ऑफ HRA फॉर द क्लासेस विल बी 30%, 20% and 10% of the basic respectively। बोलो ठीक है। इसका मतलब 30% किसको, ए को, 20% किसको, बी को, और 10% किसको, सी को। ऑफ द बेसिक, बेसिक का मतलब क्या है, जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 30% HRA देंगे, जो भी आपकी सैलरी होगी बेसिक उसका 20% HRA देंगे, और जो भी आपकी सैलरी होगी बेसिक उसको 10% HRA देंगे। यहां लिखेंगे द डियरनेस अलाउंस, that is DA, the dearness allowance will be same for every employee, that is 60% of the basic salary।
अब बताओ आपकी टोटल सैलरी क्या हो गई? बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। बोलो ठीक है। जो बच्चे फाउंडेशन वाले भी हैं उनके लिए कि भाई हमारी कंपनी हमको बेसिक सैलरी के अलावा 2 और अलाउंस दे रही है, एचआरए और डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब मेरी टोटल सैलरी हो गई बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? लेकिन अगर जिंदगी इतनी ही आसान होती तो ठीक था। अब यहां लिखा है आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल सैलरी the employees are divided into 4 categories। क्या अभी हमारे इससे पहले वाला क्वेश्चन शुरू हो गया है? 4 categories। कैटेगरी A below 8,000, कैटेगरी B 8,000 से 15,000, 15,001 से लेके 30,000, एंड D is above 30,000। ड्रॉ फ्लो चार्ट। ड्रॉ फ्लो चार्ट to print the percentage for the employees in each category। ये क्वेश्चन दोनों का मिक्सचर है। ऊपर सवाल जवाब करने पड़ेंगे एचआरए डिसाइड करने के लिए। हाँ जी, तो बेटा टोटल निकालने के लिए तो सवाल जवाब करने ही पड़ेंगे। बताओ तुम ए में हो तो तुमको 30% एचआरए देंगे। आप जो सोच रहे हैं ऊपर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ परसेंट सुनो 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 सुनो। तो बेटा आप सुनो, तो आप कह रहे हो मैं कैटेगरी ए बी सी डे के सीधा परसेंटेज दे दूंगा, लेकिन उस परसेंटेज के लिए आपको उसकी टोटल सैलरी तो पता होनी चाहिए। हमने लिखा है आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल सैलरी, तो हर एम्प्लॉय की टोटल सैलरी में जुड़ेगा उसका बेसिक, उसका डीए और उसका एचआरए आफ्टर कैलकुलेटिंग। तो अब ध्यान से सुनना है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको समय नहीं दे सकती इसको खुद बनाने के लिए। पांच मिनट नहीं, अरे यार बात ये, चलो करो फिर, कोई बात नहीं, कोशिश करो। चलो देखो यार प्लीज, देखो देखो देखो, देखो यहां देखो ध्यान से। ये सवाल दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब लॉजिकल भी और कैलकुलेशन भी है। तो सबसे पहले बताओ n इज इक्वल्स टू n+1 लगेगा, क्योंकि कितने लोग हैं 500, और परसेंटेज निकालने के लिए मुझे 500 लोगों की सैलरी चाहिए। बोलो ठीक है। यहां पे सवाल कहता है कि मुझे एचआरए निकालने के लिए 3 क्लास में एम्प्लॉयज को बांटा गया है। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं तो मेरे लिए जो चेंज है वो केवल एचआरए है। बोलो ठीक बात है। डीए तीनों एम्प्लॉयज के लिए सेम है, 60% ऑफ द बेसिक। बोलो ठीक है। इसका मतलब मुझे सवाल करना होगा पहले एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय, डू यू फॉल इन क्लास ए? इफ यस देन 30% of the basic will be your HRA. If no, do you fall in class B then? Yes, 20% of the basic is your HRA. But no. वेरी गुड, ये सुन के मजा आ गया कि मैम ए नहीं है
बी नहीं है तो 10% मिलेगा। अब एक बात बताओ, क्या पहले वाले के लिए भी डीए 60% ऑफ बेसिक? क्या दूसरे वाले के लिए भी डीए 60% ऑफ बेसिक? और तीसरे वाले के लिए भी डीए 60% ऑफ बेसिक? बोलो ठीक है। क्या मैंने जो ये किया आपको बात समझ आ गई कि मैम जब हम नीचे लिखेंगे तो हम उसको एरो से जोड़ेंगे, पहला और दूसरा। उसके बाद क्या टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए? तो यहां तक ठीक है। यहां पे मिल जाएगा मुझे टोटल सैलरी, और ऐसा मुझे कब तक करना है? 500 बार। तभी तो ए का टोटल मिलेगा, बी का टोटल मिलेगा, सी का और डी का। इसका मतलब अब यहां के बाद शुरू होता है वो वाला सवाल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि क्या 500 हो गए? वो तो हमें कब पूछना है? क्लास ये कैटेगरी के बाद। तो उसको करें साथ में, शुरू करेंगे। देखिए एब्रीविएशन आप पहले लिख लेंगे जब भी लिखना होगा, अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट, फिर CAWL। बेटा क्या यहां भी कैटेगरी है? तो यहां n इज इक्वल्स टू 0 के साथ साथ A इज इक्वल्स टू 0, B इज इक्वल्स टू 0, C इज इक्वल्स टू 0 एंड D इज इक्वल्स टू 0 भी लगाना होगा। क्यों लगाना होगा समझ गए? क्योंकि वहां 4 खाली बक्से रखे हैं और उन बक्सों में मुझे भरना है। और कैलकुलेशन कैसी होनी है? जो ऑलरेडी है उसमें एक और जुड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे सेट n is equals to 0, a is equals to 0, b is equals to 0 and c and d also is equals to 0। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या हो गया तुमको? भाई एचआरए के लिए क्लास तो हम इनपुट में डालेंगे ना, रीड में। यहां तो हम गिनती वालों, क्लास की गिनती थोड़ी लगानी है, हमें तो कैटेगरी की गिनती लगानी है। रीड क्लास, रीड क्लास बेसिक। क्या बेटा बेसिक हमने लिखा कहीं भी सबकी सेम है? नहीं, हमने लिखा डीए सेम है 60% ऑफ बेसिक, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि सबकी बेसिक सेम है। इसका मतलब बेसिक भी हर यूजर के साथ बदलेगी और बदलेगी कैटेगरी, दैट इज ए बी सी डी। फिर हमने पूछा इज क्लास ए? इफ यस then HR is equals to 0.3 into basic. If no then is class A is equals to B? Yes, HRA is equals to 0.2 into। अभी मैंने आपने एक बात को अगर नोटिस नहीं किया तो करो, मैंने n इज इक्वल्स टू n+1 नहीं लिखा है। उसका एक और नया ट्रिक मैं आपको सिखा रही हूं कि ऐसे भी अगर कहीं आपको नजर आए तो घबराना नहीं है, ऐसे भी लिखा जाता है। अगर आपको सिंपल चलना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो हमेशा वाला है n इज इक्वल्स टू n+1 यही लिख दो। एक और तरीका है जो आपकी स्टडी बार बार यूज करती है, एरो में दिखाऊंगी मैं अभी। तो अगर ऐसा भी दिखे तो घबराना नहीं है, इसलिए जानबूझ के इसमें छोड़ दिया है, वो अभी लिखना। लेकिन अगर नो बोलता है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.1 इंटू बेसिक। लेकिन हमें पता है कि इन तीनों के बाद का एक स्टेप है, दैट इज DA इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू
बेसिक। क्या इसमें किसी को भी कोई डाउट है कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका भी डीए यही, उसका भी डीए यही और तीसरे का भी। और फिर हम बोलेंगे टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है? हमने टोटल सैलरी का कैलकुलेशन कर लिया है ऑफ एवरी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय का ऐसे ही लिखा जाएगा। और इसके बाद स्टार्ट होगा पूछना क्या? कैटेगरी इज कैटेगरी ए। तो अगर यस है तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। क्या ये ठीक है? ये वाला सवाल तो इतना तो हमने किया है ना आगे भी कि भाई अगर मेरी टोटल सैलरी 18,000 है तो मैं पूछ रही हूं क्या तुम्हारी सैलरी 18,000 कैटेगरी ए में पड़ती है? अगर पड़ती है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अगर नहीं पड़ती है तो क्या 8,000 से, हाँ तो यहां पे ऐसे लिख लो भाई, टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू कैटेगरी ए। हाँ तो हमने ए, आप एब्रीविएशन तो पहले लिख दिया बेटा, आप जो लिख रहे हो ना बिलो 8,000, हमने उसी को नाम दिया है कैटेगरी ए। मतलब हमने सिर्फ उसको डिनोट किया है ए से, पूछ हम भी वही रहे हैं। अगर यस है तो बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1, लेकिन ये तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो इस कैटेगरी इज इक्वल्स टू सी। इफ यस देन सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 1, लेकिन इफ नो देन डी इज इक्वल्स टू डी प्लस 1। अब मुझे यहां पूछना है कि क्या n 500 हो गया, लेकिन हमें तो यही अभी तक n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 वाली तो कोई बात अभी तक हमने लिखी ही नहीं है। अब देखेंगे वो कैसे लिखते हैं। हम यहां पूछ रहे हैं इज n इज इक्वल्स टू 500। हमें पता है अगर यस होगा तो यहां पे परसेंटेज निकाले जाएंगे, लेकिन नो होगा तो हम ऐसे भी लिखते हैं n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 यहां बीच में, कि जब भी अगर वो पहली बार में आएगा तो उसको 1 मिलेगा, उसका 500 नहीं होगा, कहेंगे दोबारा जाओ, और जैसे ही वो घूमेगा तो वहां पे उसका n में 1 प्लस होगा। ये भी एक तरीका है जो आपको स्टडी में काफी बार दिखेगा, स्पेशली डब्बे में ना लिख के लूप में लगा देते हैं n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। ठीक है मैम, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम जैसे अभी तक करते आ रहे थे, रीड के नीचे ही n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि कल को अगर आप कुछ देखें ऐसा तो आपको ये घबराहट नहीं हो कि हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। लेकिन चलिए अब पेज कनेक्टर लगाया मैंने, क्योंकि अगर यस है तो अभी P1, P2, P3, P4 निकालना बाकी है। मैंने यहाँ पे पेज कनेक्टर लगाया क्योंकि मेरा पन्ना खत्म हो गया और मुझे नए पन्ने पे जाना है। अरे आपका पेज खत्म हो तो ही लगाना, मेरा पन्ना खत्म हो गया इसलिए मैं लगा रही हूं। आपको एक यूज भी दिख जाएगा इसका। इस कनेक्टर के साथ साथ आप यहां पे एक और कनेक्टर लगाओ, ए नाम का, या 1 लिख दो। इसका मतलब ये दोनों कनेक्टर्स अब मुझे कनेक्ट कर रहे हैं y यहां से, और ये अब दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से जैसा हम लिखते हैं P1 इज इक्वल्स टू A अपॉन
500 into 100, P2 is equals to B upon 500 into 100, P3 is equals to print P1, P2, P3, P4 and stop. कोई दिक्कत? चलिए, जो लिख चुके हैं वो फटाफट से एक क्वेश्चन लिखेंगे। ड्रॉ फ्लो चार्ट। अच्छा, लिख रहे हो अभी? खाली मत बैठो कैसे भी। मुझे आज बस जितना मैं करवा सकती हूँ आपको, मुझे उतना करवाना है। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा, और फॉर फर्दर प्रैक्टिस, अब इतना देखिए, फ्लो चार्ट इज एन अनलिमिटेड थिंग। हम कभी नहीं बता सकते कि वो क्या पूछेंगे, किसी भी चीज को पूछा जा सकता है। तो ICAI ने इंटर में तो 2 ही फ्लो चार्ट दिए जो हमने रीड किए क्लास में, लेकिन IPCC में आप अगर ICAI.org पे जाके IPCC की प्रैक्टिस मैनुअल देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की, तो वहां आपको कम से कम 15 से 16 या 8-10 तो मिनिमम फ्लो चार्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फायदा उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करेंगे। जैसे ये वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो वहीं का था, जो हमने डेकोरेटिव प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन वाला क्वेश्चन किया वो भी था। मैंने 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आपको करवा भी दिए हैं। 2500 परसेंटेज वाला हमारे तो कोई स्टडी ने पूछा ही नहीं है, लेकिन वैरायटी है तो पूछे जा सकती है क्योंकि उन्होंने IPCC में लिखा है इस बात को। तो चलिए यहां देखेंगे। अब सवाल है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। बेटा ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे ही। ये कहते हैं कि आपको सम निकालना है पहले 100 ऑड नंबर का। अब ये मत दिमाग लगाना कि 199 तक कि 201 तक, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें गिनती करनी है कितनी, पहले 100 ऑड नंबर की, और उनको आपस में जोड़ना है कुछ इस तरीके से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही कहां तक? 100 बार। 1, 2, 3, ऐसे कितनी बार? 100 बार। यही तो करना है। क्या m इज इक्वल्स टू n+1 लगेगा? सोचो बेटा, 100 नंबर को जोड़ना है तो कैसे नहीं लगेगा? यहां पे तो स्पेशली बोल रहा है कि पहले 100 नंबर जोड़ो,
तो मेरे सिस्टम को कब रुकना है ये बात उसको पता तो होनी चाहिए कि मुझे कब रुक जाना है। जब मेरी गिनती 100 पूरी हो जाएगी तब मैं रुक जाऊंगा। अब यहां देखो, अब आपको n = n+1 में तो कोई लफड़ा नहीं है। अब लफड़ा दो बातों में है। आपको अपने सिस्टम को बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। ध्यान से सुननी बात, अगला नंबर क्या होगा। आपको अपने सिस्टम को यह बात भी तो इंस्ट्रक्ट करके देनी होगी। आपको यह बताना होगा कि अभी जो नंबर है उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो अगला नंबर बन जाएगा। बोलो, अगर अभी मेरा a 1 है तो अगर मैंने a में 2 जोड़ा तो 3 बन जाएगा। अब मेरा a क्या है? 3 में मैंने 2 जोड़ा तो 5 बन जाएगा। इसका मतलब दूसरा वाला नंबर जिसको मुझे पहले वाले में जोड़ना है वो नंबर मेरे पास तैयार हो जाएगा। पल्ले पड़ रही है बात। मैं क्या बात कर रही हूं अभी कि मुझे मेरे सिस्टम को बताना है कि ऑड नंबर निकलता कैसे है। n = n+1 में तो कोई लफड़ा नहीं है, जितना है उसमें 1 जोड़ोगे तो गिनती बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताना है कि अगला नंबर कैसे आएगा। तो जो भी मेरा नंबर अभी है उसमें मैं 2 और जोड़ूंगा तो मेरे आगे वाला नंबर आ जाएगा। क्या ठीक बात है? मैंने अभी कहा सेट a = 1। मैम 0 नहीं, क्योंकि अगर मैंने n नहीं बोल रही हूं, a, अगर मैंने a 0 किया और उसमें 2 जोड़ा तो वो even नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसी वजह से मुझे n को भी 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 की गिनती ऑलरेडी हो चुकी है। बोलो, अब a निकल आया, a = a+2। क्या मैंने हड़बड़ी कर दी क्या? ये ठीक है। अभी आपका a कितना है बेटा? 1। जब हम उसमें 2 और जोड़ेंगे तब वो बनेगा 3। अब मेरा नंबर कितना है यहां देखो, 3। जब मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो बनेगा 5। आपको करना क्या है इस सवाल में? आपको पहले 100a का सम निकालना है। यही तो बात है। सवाल क्या है कि मुझे पहले 100a का सम निकालना है। अब यहां देखो, 1 में जब मैंने 3 जोड़ा तो बना 4। इस 4, यहां तक कितना आ गया? 4। इस 4 में जब मैंने अगले वाला a जोड़ा, ध्यान से सुनना है, जब मैंने इस सम में, किनका सम था ये? a का। जब मैंने इस सम में आगे वाला a जोड़ा तो नेक्स्ट सम आ गया। बोलो ठीक बात है? मैंने इस वाले सम में जब आगे वाला a जोड़ा तो नेक्स्ट सम आ गया। बताओ ठीक बात है? जब मैंने यहां जोड़ा तो ये कितना हो गया? 16। बोलो, फिर मैंने ऑलरेडी आए हुए सम में जब ये वाला a जोड़ा तो मेरा नेक्स्ट वाला सम आ गया। बोलो ठीक लग रहा है क्या? इसका मतलब मैंने कहा सम = सम प्लस a। बोलो, अभी तो दिखाया आपको, आपने माना भी, फिर से दिखाऊं? अभी आपका सम कितना था? 1। जब उसमें
दूसरा वाला ए जोड़ा तो नेक्स्ट वाला सम आ गया। बोलो, जब मैंने इस वाले सम में आगे वाला ए जोड़ा तो मेरा आगे वाला सम आ गया। बोलो, इसका मतलब यहां पे इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 1 इज n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, दैट इज जो गिनती लगाएगा कि क्या 100 पूरे हो गए या नहीं। दूसरा इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू a प्लस 2। ये क्या है, मेरे सिस्टम को बताएगा कि आगे जोड़े जाने वाला नंबर कौन सा होगा। समझ में आ रही है बात। और फिर निकलेगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए। इसका मतलब जो अभी है उसमें जब मैं ये वाला ए जोड़ूंगा तो मेरा आगे वाला सम निकल के आएगा। बोलो, अगर यही ऑड नंबर होता तो हम 0 ले लेते, a इज इक्वल्स टू 0 ले लेते। हाँ सॉरी, इवन होता तो a इज इक्वल्स टू 0 ले लेते, और जब उसमें 2-2 जोड़ते तब वो इवन हो जाता। अगर इसमें सवाल आता, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, m भी 0 लेंगे। हाँ बिल्कुल, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट। एक नहीं, देखिए इतना टिपिकल, हम कोशिश तो कुछ भी कर लो, उनको आपका सिर्फ एक लॉजिक टेस्ट करना है, आपको इतना परेशान करेंगे नहीं वो। चलिए शुरू करें। स्टार्ट CAWL set n is equals to 1, a is equals to 1 and sum also is equals to 1। रीड क्या करना है, रीड करना है a। हर बार क्या बदल रहा है, a बदल रहा है, और उसके बाद सम इज द रिजल्ट। या आप यहां भी कर सकते हैं रीड a, और जो हमें अच्छा लगता है वैसे ही करो। n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, a इज इक्वल्स टू a प्लस 2, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a। इन तीनों इक्वेशन में किसी को भी कोई परेशानी है, ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो बोलो। ये a इज इक्वल्स टू a प्लस 2 क्या है, समझ में आ गई बात? सम वाली इक्वेशन समझ आ गई। अब यहां पूछ लो कि इज n इज इक्वल्स टू 100, 100 हो गए क्या तुम्हारे बार पूरी? हो गया तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो क्या, सम, और हो जाओ स्टॉप। और अगर नो है, अब सुनना एक बात को ध्यान से, आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप यहां लिख देते हो रीड a इज इक्वल्स टू 1, तो आप सीधा कहां जाओ, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 में। ठीक है। और अगर आपको ये, आपने यहां पे सिर्फ a लिखा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रीड। हाँ हाँ, तो मैंने यही तो बोला, अगर हम यहां लिखते हैं रीड, फिर भी हमें स्टार्ट, हाँ, तो अगर ये ऐसा करते हो तो आप सीधा कहां जाओ, रीड इसलिए किया है कि यहां से स्टार्ट करो, ए जो आपका 1 है वहां से लेके स्टार्ट करो। देखिए ये वाली चीज है ना, यहाँ पे रिडंडेंट है, रिडंडेंट है, इसका मतलब अगर ये हम लिखते हैं तो भी ठीक है और नहीं लिखते हैं तो भी 100% करेक्ट है। मैं इसलिए लिखवा रही हूं जानबूझ के कि ना एक फ्लो बना रहे।
देखिए आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, तो आप लोग इसके इफ बट्स निकाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको क्या एक फॉर्मेट सेट होना चाहिए माइंड में कि मुझे ऐसे ऐसे आगे चलना है, इसके लिए लिखवाए। ये रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब अगर लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए मैंने लिख ही दिया है यहां पे कि हमारे माइंड में रहे कि हमें CAWL और सेट के बाद हमें क्या करना होता है, रीड एक इनपुट कराना होता है। अच्छा, कल तो 3 तारीख है, एज डिसाइडेड SM हमने 2 तारीख की बात की थी, आपने कहा कि मैम खराब हो जाएगी छुट्टी न्यू ईयर के अगले दिन ही, तो आप 1 दिन का हमें और टाइम दे दो। अच्छा, और एक बात, कल की क्लास 11 बजे तक है, बिना बकवास किए ध्यान से सुन लो, आपके कोई इनपुट मुझे नहीं चाहिए। तो शुरू के 1.5 घंटे हम लोग EIS पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और भरत भैया कल टेस्ट के टाइम पे जो भी उठ के बाहर जाता है उसका कार्ड लेके फाड़ के फेंक दो, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, कल का EIS की क्लास मिस कर दो। पहले टेस्ट तो उसमें तो फिर आराम से लोग 10 बजे से पहले कोई आ ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, आपकी ऑडिट की क्लास है अभी। ऑडिट की क्लास के बाद इको की क्लास है।